नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि 18 जनवरी 2024 को आपका यूजीसी नेट जो दिसंबर 2023 में जो साइकिल हुई थी उसका रिजल्ट आ गया है। तो काफ़ी बच्चों ने यूजीसी नेट को क्लियर कर दिया होगा, काफ़ी बच्चों ने जेआरएफ को पास कर दिया होगा, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन बच्चों का नहीं हो पाया है या फिर उन्होंने जेआरएफ, उनका टारगेट था जेआरएफ नहीं हो पाया, यूजीसी नेट हो गया है, तो भैया अब उनको फिर से देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जेआरएफ के लिए उन्हें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जेआरएफ के लिए थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, 15-20 नंबर आपकी जो कैटेगरी कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर जिन बच्चों का यूजीसी नेट ही टारगेट था उनका नहीं हो पाया तो भैया आपको फिर से देना पड़ेगा। यूजीसी नेट आपका टारगेट है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका एम है, तो आपको भी फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जून 2024 में इसकी साइकिल फिर से होगी। जो 2024 में आपको पता है कि ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है। एक आपका जून वाली साइकिल होती है, एक आपकी दिसंबर वाली साइकिल होती है। कोरोना जब आया था 2020 में, उसके बाद से ये साल में केवल एक ही बार हो रहा था, लेकिन अब पिछले साल से आपने देखा होगा 2023 में 3 बार आपका यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, ठीक है। एक बार फेब में हुआ था, एक बार आपका जून में हुआ है, एक बार आपका दिसंबर में हुआ है। ये जो लास्ट वाले थे ये 2023 की साइकिल के थे, ये फेब वाला था एक्चुअली, ये दिसंबर 2022 वाली साइकिल का एग्जाम था, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2023 में 3 बार आपका मतलब यूजीसी नेट हुआ है, वो एक्चुअली में दिसंबर 2022 वाली साइकिल का एग्जाम हुआ था फेब 2023 में। तो आपको जैसे पता है कि एनटीए ने आपका कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था सितंबर 2023 के अंदर। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके 2024 में उनकी डेट्स इन्होंने पहले ही बता दी थी। तो आपका जो जून 2024 में जो एग्जाम होने जाएगा यूजीसी नेट का, उसका टेंटेटिव डेट दे रखी इन्होंने 10 जून से लेके 21 जून आपका 2024, ठीक है। तो आप टारगेट रख सकते हो कि भैया आज हो गई है 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी हो गई है। 18 जनवरी को इन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया था आपका कि जिन बच्चों का हुआ है नहीं हुआ है, यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि मुझे अगली बार देना है या नहीं देना है, वो क्लियरिटी अब आ गई होगी आपने। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो बच्चे होंगे जो एलएलएम आपके या तो सेकेंड ईयर में है या फिर उनका वो सेकेंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर उनका कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर में, या फिर वो लास्ट सेमेस्टर में है यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में है वो, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको भी ये एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई हम एक नया बैच चला रहे हैं, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक यूजीसी नेट के रिगार्डिंग भी एक नया बैच चला दो जल्द से जल्द, ताकि हम जो फाउंडेशन बैच है ना, ये आपका फाउंडेशनल बैच है, ठीक है। फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर फ्रॉम जीरो टू अपन जो भी उसका हाई लेवल जाता है, जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे, जीरो से लेके जो इसकी हाई लेवल जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बैच है आपका 4 मंथ का इसका मैंने टाइम शेड्यूल रखा है, ठीक है। 4 मंथ चलेगा ये बैच, ठीक है। और एक आपका बैच फिलहाल तो ये फाउंडेशनल बैच है, और एक आपका चलेगा रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। रैपिड रिवीजन बैच चलेगा आपका, वो अराउंड आपका मान के चलो कि 1-1.5 महीना अगर एग्जाम का बचेगा, जब हम देखेंगे इसको, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियरिटी ठीक है, उनको बस एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए एक अलग से बैच चलेगा। जब आपका जून में एग्जाम है तो मान के चलिए आपका कि मई में वो बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल एंड में या फिर मई के आपके स्टार्ट में वो बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक बैच हम वो चलाएंगे, लेकिन उस बैच में हम अपन थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी उस बैच में। तो ये आप ध्यान रखना कि आपका जो बेस है वो आपको पता होगा कि आपने एलएलबी में कितना पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बैच ज्वाइन करना है, फाउंडेशन बैच। तो आप मोस्ट वेलकम है आप सबका। वरना आप जो हम जो जो रैपिड रिवीजन बैच करेंगे, 1 से लेके लगभग 1.5 महीने के बीच का जो टाइम होगा एग्जाम का, जब हम रिवीजन करेंगे तो उसका तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कैसे आपको एनरोल करना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस बैच के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई आप जो ये एग्जाम के लिए फोकस करते हो ना, तो कोई बच्चा केवल खाली यूजीसी नेट के लिए ही टारगेट नहीं करता है। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं कि वो ये सोचते हैं कि भैया हमें केवल यूजीसी नेट मिल जाए तो भाई हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हर एक बच्चे का टारगेट होता है कि जेआरएफ उनको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, ठीक है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आपको पता है 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है, ठीक है। और भी काफी रिलैक्सेशन दे रखे हैं, लेकिन 30 ईयर जनरल के अकॉर्डिंग मानो तो 30 ईयर्स तक ही आप जेआरएफ के लिए अगर आप क्लियर कर देते हो जेआरएफ की कट ऑफ, तो आपको फिर जो स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, फिलहाल ये लगभग 38,000 से लेकर 40,000 के बीच में मिल रहा है ये पर मंथ जेआरएफ। और जो आपका एसआरएफ है वो आपको 42,000 से लेके 44,000 के बीच में मिल रहा है। एक्स सिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स सिटी की, ठीक है।
तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए, आपको पीएचडी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है और आपको साथ के साथ स्टाइपेंड भी चाहिए, तो भैया आपका टारगेट होना चाहिए जेआरएफ, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि ये एग्जाम आप किस लिए दे रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए जेआरएफ, ताकि आप एटलीस्ट यूजीसी नेट तो आसानी से निकाल ही लो, ठीक है। अगर आप छोटे का टारगेट रखोगे तो ये तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये कोई मतलब मैं इतना बड़ा पब्लिसिटी के लिए बैच नहीं करने जा रहा कि भाई 1000-1500 बच्चे इस बैच में आ जाएं। बैच जो स्ट्रेंथ होगी ना, बहुत ही छोटी स्ट्रेंथ रखी है मैंने, केवल और केवल 100 बच्चे रखे हैं। इससे ज़्यादा किसी बच्चे को एनरोल नहीं किया जाएगा, ठीक है। एट मैक्स 100 बच्चे रखें, अगर इतने हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, इतने नहीं होते हैं तो भी अच्छा है। मेरे को बस मिनिमम जो अमाउंट है वो एक बच्चा चाहिए, ठीक है। अगर एक बच्चा भी अगर इस कोर्स में एनरोल कर लेगा तो मैं उसे भी, एक बच्चे को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब पर्सनल इंटरेक्शन होती है ना, कहीं पे भी पर्सनल इंटरेक्शन के साथ जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। ना कि आप किसी ऐसे बैच में पढ़ रहे हो कि 2000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको टीचर कभी भी पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मेरा, जैसे अभी हम एआईबी का बैच हमारा चल रहा है एक, ठीक है, सीयूटी पीजी एलएलएम का एक बैच चल रहा है, तो यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन के साथ पढ़ाई करते हैं। ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं होती, थोड़े थोड़े बच्चे हैं, क्योंकि अकेला मैं ही पढ़ाने वाला हूँ और कोई अलग से फैकल्टी नहीं पढ़ाती आपको। तो मैं जितना हैंडल कर पा रहा हूँ, तो मैं केवल 100 बच्चों तक की जिम्मेवारी ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि इस बैच के अंदर आपको पेपर वन, जो पेपर वन आपको पता है कि जनरल पेपर होता है हर एक बच्चे के लिए, लगभग आपको पता होगा कि 9 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपका एनरोल कराते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं यूजीसी नेट के लिए। इसमें से आपके 6 से 7 लाख बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब बच्चों को जो अपीयर हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो हर एक बच्चे को पेपर वन तो देना ही पड़ता है, कंपल्सरी पेपर होता है। आपको पता है 10 यूनिट्स आती हैं, बेसिक पेपर होता है, जनरल पेपर होता है, आपका रीजनिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर थोड़ा क्वांटिटेटिव टेस्ट डिस्कस होता है, स्टेटिक्स वाला डिस्कस होता है, थोड़ा बहुत आपका इन्वायरमेंट भी डिस्कस होता है, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस होता है, टीचिंग पेडागोगी डिस्कस होता है। तो जो टॉपिक्स हैं 10 यूनिट्स है, वो भी इस कोर्स में आपको करवाई जाएंगी, यानी पेपर वन के लिए भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो साथ के साथ। और हम क्या कराएंगे पेपर वन के साथ साथ, जो हमारा मेन डोमेन सब्जेक्ट है, जो हमारा लॉ है पेपर टू में, जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है, अगर आप हिस्ट्री से करोगे तो डोमेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो जाएगा, अगर आप साइकोलॉजी से करोगे तो साइकोलॉजी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस करोगे तो पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। लेकिन आपको भैया पेपर वन तो तब भी देना ही पड़ेगा, तो पेपर वन आपको देना ही देना है किसी भी हाल में, आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। और पेपर वन थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बिना पेपर वन के अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे आप, तो आपको भैया जेआरएफ नहीं मिलेगा। कम से कम आपको 60 से 70 नंबर का टारगेट तो होना ही चाहिए। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में, ठीक है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए 30 से 35 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। आपको पता है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा सा एग्जाम इसीलिए कट ऑफ इसकी ज्यादा जा रही है, क्योंकि बच्चे तुक्का लगा पा रहे हैं, अंदाजा लगा पा रहे हैं, फिर अपना पूरा 100% वो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं पेपर, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ इसकी ज्यादा जाती है। तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आपको 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जाके आप थोड़ा जेआरएफ की रेस में बने रहोगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो हर कोई अच्छे से थोड़ा बहुत कर ही लेता है, डोमेन सब्जेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमारा टारगेट रहेगा कि डोमेन सब्जेक्ट में आप एटलीस्ट 150 प्लस लेके आइए, 150 से लेके 160 तक लेके आइए आउट ऑफ 200, ठीक है। और आपका जो पेपर वन है उसमें हमारा टारगेट है कि 60 से लेके 70 तक आप लेके आइए, यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में सही करने ही करने हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी चाहिएगी, थोड़ा सा आपको वेल डेडिकेटेड टाइम चाहिएगा, 4 मंथ का टाइम इसीलिए रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा टाइम लगेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा रही है, कभी कभी ज़्यादा जा रही है, कभी कभी कम जा रही है, वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है। लेकिन एटलीस्ट 4 मंथ की प्रिपरेशन आपको चाहिएगी इस एग्जाम के लिए, 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन चाहिएगी। अगर आपने एलएलबी में थोड़ा सा इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, अगर पढ़ाई अच्छे से करी है, तब भी आपको पेपर वन को प्रिपेयर करने के लिए आराम से आपका 1 से 1.5 महीना 2 महीना आराम से निकल जाएगा। तो आराम से आप मान सकते हो कि 3 से 4 4.5 महीने आपको चाहिए ही चाहिए इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये आपकी देखिए लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। जो भी आप जो और ऐप्स में देखते होंगे कि यूजीसी नेट की कोचिंग के रिगार्डिंग है, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी। आप बिल्कुल जैसे क्लास में, जैसे अगर आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो, ऐसे ही आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लासेस ली जाएंगी। मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी
इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो सब हम उसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास टाइमिंग की बात है तो अभी मैं कोई ऐसे पर्टिकुलरली टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग टाइम फिक्स होगा कि भैया मुझे तो मॉर्निंग का चाहिए, मुझे इवनिंग का चाहिए, सर मुझे तो आफ्टरनून का चाहिए। तो ये अलग अलग टाइम डिपेंड करता है। अगर मान लो बच्चे ही 10 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं इस कोर्स में, तो अब मैं 10 बच्चों के लिए अलग अलग 3 टाइम शेड्यूल तो नहीं बनाऊंगा ना। तो एटलीस्ट देखा जाएगा कितनी स्ट्रेंथ के बच्चे इसमें एनरोल करते हैं, उसके बाद सब बच्चों के डिस्कशन सुना जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी कि भैया आप सबके लिए क्या एक बेटर टाइम, क्या एक सुटेबल टाइम हो सकता है। यूनानिमसली हम एक डिसीजन ले लेंगे सब मिलकर आपस में कि क्या एक बेस्ट सुटेबल टाइम रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये कोई इशू नहीं है टाइमिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? ये आपकी 5 फरवरी से होंगी, ठीक है। 5 फरवरी 2024 से, उस दिन आपका मंडे है, ठीक है। आज आपका 31 जनवरी है, तो आपको 4 से 5 दिन दिए जा रहे हैं। आप आराम से सोच सकते हो, पूरा जो भी कुछ मेरे वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, पढ़ाने की क्या स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हम आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में। एंड कब करेंगे इस कोर्स को? जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका जो एग्जाम है ये आपका 10 जून से लेके आपका 21 जून 2024 के बीच में शेड्यूल है, आपका होने की संभावना है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम मई लास्ट तक या जून फर्स्ट वीक तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दें। तो ये मोटा मोटा 4 मंथ का कोर्स हो गया इसीलिए, ठीक है। अगर 5 फरवरी से आप देखोगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक देखोगे तो 4 मंथ लगभग हो जाएंगे आपको, ठीक है। क्लासेस पर वीक की बात करें तो 4 से 5 क्लासेस एटलीस्ट आपकी पर वीक होंगी 7 दिन में से। और अगर लगेगा मुझे कि भैया आपको और ज़्यादा नीड है, थोड़ी सी आपको मेहनत और करवानी पड़ेगी, तो इस क्लासेस को 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। और संडे की आपकी मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी रखी जाएगी, वरना 4 से 5 क्लासेस तो पर वीक होंगी ही होंगी, ठीक है। और कितने ड्यूरेशन की होंगी? 2 से लेकर 3 घंटे की क्लासेस हो सकती हैं। तो ये आप इस तरीके से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना। क्लासेस थोड़ी सी लंबी चलेंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में किसी चीज़ को टाइम लगता ही है, ठीक है। तो अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको वेल डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फिर आपको कुछ काम दिया जाएगा, वो भी आपको घर पे जाके करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 घंटे की आपकी क्लासेस हो गई, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 घंटे आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो आपको एटलीस्ट 4 से 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 4 से 6 घंटे डेली अगर आपको 24 घंटे में से निकाल के देने ही पड़ेंगे। अगर आप एक अच्छा टारगेट कर रहे हो, आपका टारगेट अगर जेआरएफ है, तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई इसके पास आपकी अल्टरनेटिव चॉइस नहीं है। फीस की बात करें, देखिए फीस आपका पेपर 1 और पेपर 2 में करवा रहा हूँ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 करवा रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अगर लो के अकॉर्डिंग में मानूँ तो कुछ बच्चे लो में मान सकते हैं कि साइंस वाले बच्चे भी आते हैं, आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले भी आते हैं, अलग अलग बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड है। लेकिन एटलीस्ट जनरल में मानूँ तो बच्चों को पेपर 1 में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए आप अलग से कहीं एनरोल कराओगे, आपकी वहाँ पे ट्यूनिंग मैच नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए पेपर 1 को भी मैं साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ। पेपर 1 प्लस पेपर 2 को इंक्लूड करके ये जो बैच की फीस रखी गई है, बड़ी नॉमिनल अमाउंट रखी गई है। आप कहीं पे भी थोड़ा एक बार रिसर्च कर लेना, इतनी मैंने फीस रखी है, 9,999 रुपये, ठीक है, पर बच्चे का। इतना तो बनता है, 4 महीने का आपका कोर्स है, तो इतना मैंने एटलीस्ट नॉमिनल अमाउंट रखी है, ठीक है। तो आपको अगर सुटेबल लगता है तो आप एनरोल करा सकते हो। प्रोसीजर क्या है एनरोल कराने का, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको एनरोल कैसे कराना है इस कोर्स में? सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9350145947, ठीक है। आपको यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर है, आपको इस पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करके आपको बस इतना लिख देना है कि यूजीसी नेट जून इंटरेस्टेड, आप इतना लिख देना। उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, आपको मैं एक मतलब पेमेंट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपकी पेमेंट डन हो जाएगी, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको ऐड कर लिया जाएगा और फिर आपकी 5 तारीख से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, वैसे मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है, लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कोई डाउट है आपका कि सर थोड़ा सा ये चीज़ बता दीजिए कि कैसे आप इसमें क्लासेस में डील करोगे, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप करके भी आप वो अपना कमेंट, अपना जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।